अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर 2 मैं करा रही हूँ, या आपका चल रहा है जीव जगत का वर्गीकरण, चैप्टर का नाम है। इसमें मैंने आपको एक वीडियो मैंने आपको करा दी है, उसमें मैंने आपको जीव जगत का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने दिया था वो मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद द्वि जगत वर्गीकरण किसने दिया था वो मैंने आपको बता दिया था। उनके फेल होने का क्या रीजन था वो भी मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगी 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। देखिए स्टूडेंट, ये जो 5 जगत वर्गीकरण पद्धति है ना, अभी जो हमारी चल रही है वो यही पद्धति चल रही है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। ये नीट में पूछा जाता है, ये और भी जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी काफी पूछा जाता है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसको इसमें क्या वर्गीकरण, वर्ग किस किस प्रकार से जीवों को वर्गों में रखा गया, उनके सिम्टम्स क्या थे, किन लक्षणों के आधार पर रखा गया, किसमें समानताएं थी, किसमें विभिन्नताएं थी, वो सब आज मैं इस टॉपिक में आपको कराऊंगी। तो आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति मैंने आपको बता दिया कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, ये जो वर्गीकरण पद्धति है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये दी किसने। ये जो वर्गीकरण पद्धति है ये हमारी किसने दी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये पद्धति किसने दी। तो ये पद्धति हमारी दी थी R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर ने हमारी ये 5 जगत वर्गीकरण पद्धति दी थी, और किसमें दी थी 1969 में। ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किसने दी थी। तो 5 जगत वर्गीकरण पद्धति दी थी R.H. विटेकर ने 1969 में, ये हमारी पद्धति दी थी। देखिए इन्होंने क्या किया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैरोलस लीनियस ने द्वि जगत वर्गीकरण पद्धति दी थी। तो उन्होंने क्या किया था कि वर्गों को 2 जगत में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। 2 जगत में डिवाइड किया था, पादप और जंतु। इसी में उन्होंने कुछ भी हमें क्या उसमें बहुत से उन्होंने 2 चीज बताई कि पादप को शाख वृक्ष और झाड़ियों में रख दिया, और जंतुओं को लाल रोसी कणिकाएं जिसमें पाई जाती है एक वहां डिवाइड कर दिया, और लाल रोसी कणिकाएं जिनमें नहीं पाई जाती एक वर्ग उसमें रख दिया। उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बताया कौन प्रोकैरियोटिक है, कौन यूकैरियोटिक है, कौन स्वपोषी है, कौन परपोषी है, कौन प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कौन नहीं करते, कुछ उन्होंने हमें नहीं बताया। इस पद्धति में ये जो पद्धति हमारी रही है सक्सेसफुल रही, क्योंकि इसमें सभी चीजों को अलग अलग वर्गीकृत किया गया, सभी को उनके लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया, और सभी में अलग अलग विभिन्नताएं पाई गई, ठीक है। इसमें क्या किया, इसमें आप देखिएगा, ये नाम देखिएगा आप 5 जगत, यानी कि क्या किया, 5 जगत में सभी जीवों को 5 जगत में रखा। पहले तो कौन कौन से 5 जगत थे वो, मोनेरा, पहला जगत था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा जगत था कवक, चौथा पादप, और 5वां था जंतु। यही 5 जगत है। इन्हीं 5 जगतों में सभी जीवों को वर्गीकृत किया गया उनके लक्षणों के आधार पर, ठीक है। उनकी विभिन्नताओं के आधार पर इन 5 जगत में जीवों को वर्गीकृत कर दिया गया, ठीक है। ये 5 जगत है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। अब इसी में हम आपको बताएंगे कि किन जंतुओं को किस प्रकार से इन वर्गों में रखा गया। आज इस वीडियो में आपको पूरा, ठीक है। तो ये 5 जगत है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। अब हम देखते हैं कि मोनेरा में किसको किसको इन्होंने किस किसको मोनेरा में रखा, ठीक है। तो मोनेरा में इन्होंने किसको रखा, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जंतुओं की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कोशिका को लिया, और इन्होंने देखा कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले इन्होंने देखा कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। तो इन्होंने क्या किया, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को इन्होंने मोनेरा जगत में रख दिया। इसमें क्या किया इन्होंने, मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका,
प्रोकैरियोटिक कोशिका को इन्होंने मोनेरा जगत में रख दिया। बाकी क्या बची, दूसरी कोशिका बची यूकैरियोटिक, तो इन्होंने प्रोटिस्टा में भी यूकैरियोटिक कोशिका को रखा। कवक में भी, पादप में भी यूकैरियोटिक कोशिका को रखा, और जंतुओं में भी रखा। इन्होंने क्या किया, मोनेरा में इन्होंने किसे रखा, प्रोकैरियोटिक कोशिका को रखा, बाकी प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, इन चारों में यूकैरियोटिक कोशिकाओं को रख दिया। अब आप कहेंगे जब मोनेरा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को रखा, बाकी सब में यूकैरियोटिक कोशिकाओं को रख दिया, तो विभिन्नताएं कहाँ रह गई? ऐसा तो ये दो जगत में डिवाइड कर देते, एक हो जाता मोनेरा और दूसरा इन सब में एक जगत बनाते, उसमें रख देते, दो जगत में हो जाता। हाँ भाई हो जाता, क्योंकि ये सब यूकैरियोटिक कोशिकाएं रखी गई। लेकिन नहीं, अब इनमें जो विभिन्नताएं थी उसके आधार पर इन्होंने सबको अलग अलग जगत में रखा। अब इनमें क्या विभिन्नताएं हैं वो मैं आपको बताती हूँ। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक कोशिका को रखा, फिर इन्होंने कोशिका के बारे में देखा कि कौन सी कोशिका एक कोशिकीय है और कौन सी बहुकोशिकीय है। ये भी तो है भैया, एक कोशिकीय कोशिका भी जीव होते हैं और बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। हमारा शरीर क्या है, बहुकोशिकीय कोशिका से बना है, क्योंकि हमारा शरीर बहुत सारी अरबों खरबों अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो हमारा शरीर क्या है, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय। अब कुछ जीव ऐसे भी तो हैं जो एक कोशिकीय, एक ही कोशिका में अपना पूरा जीवन समाप्त कर देते हैं। कुछ जीव ऐसे भी तो हैं जो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं। तो जो जीव एक कोशिका से बने होते हैं उन्हीं को इन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया, यानी एक कोशिकीय जितने भी जीव हैं उन्होंने क्या किया, इसमें प्रोटिस्टा में रख दिया। बाकी कवक में इन्होंने किसे रखा, बहुकोशिकीय जीवों को। बहुकोशिकीय, ठीक है। अब बहुकोशिकीय जो भी जीव थे उनको कवक में रखा, पादप में भी बहुकोशिकीय जीवों को रखा, और जंतु में ही बहुकोशिकीय जीवों को रखा। अब आप कहेंगे कवक में यूकैरियोटिक कोशिका बहुकोशिकीय जीव, पादप में यूकैरियोटिक कोशिका बहुकोशिकीय जीव, जंतु में यूकैरियोटिक कोशिका बहुकोशिकीय जीव, ये तीनों तो बिल्कुल समान है, इनमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब तो फिर इसको एक अलग कर देते, तीन जगत बन सकते थे, एक में प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक में यूकैरियोटिक कोशिका, एक कोशिकीय जीव, और एक में यूकैरियोटिक कोशिका और बहुकोशिकीय जीव, तीन जगत बन सकते थे। हाँ भाई बन सकते थे, क्योंकि इनमें समानताएं पाई जा रही है। लेकिन आगे इनमें और विभिन्नताएं पाई गई, तभी तो ये सक्सेसफुल हुई, क्योंकि इन्होंने सबको अलग अलग हर एक चीज देख के उसको अलग कर दिया। जो भी इन्होंने क्या किया, अगर किसी भी चीज में कोई भी समानता इन्हें दिखी तो इन्होंने उस वर्ग को बिल्कुल अलग कर दिया। जो हमारी द्विजगत वर्गीकरण पद्धति थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो इसलिए ये जो हमारी 5 जगत वर्गीकरण पद्धति थी, इसलिए ये सुटेबल रही, ठीक है, ये सफल हमारी रही, क्योंकि इसमें असमानताएं बारीकी से देखी गई, डीपली देखी गई। अब ये असमानताएं इसमें इनको अलग करती है, इनको अलग करती हैं। अब इनमें इन तीनों में असमानताएं देखेंगे क्या क्या है, क्या विभिन्नताएं हैं इनमें। कवक में इन्होंने क्या किया, यूकैरियोटिक कोशिका को रखा, बहुकोशिकीय रखा। उसके बाद भाई ये भी देखा जाएगा कि ये जीव प्रपोषी कौन से है और स्वपोषी कौन से हैं, ये भी देखना पड़ेगा। तो कवक में इन्होंने किसे रखा, जो भी परपोषी थे। कवक क्या है, कवक परपोषी है, ठीक है, कवक परपोषी जीव है, ठीक है। कवक अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने परपोषी कवक में क्या किया, परपोषी को रख दिया, कवक को परपोषी जीव को रख दिया। पादप क्या है, पादप जो भी हर पेड़ पौधे जो पादप के अंतर्गत आते हैं, तो पेड़ पौधे क्या है, स्वपोषी है, तो ये स्वपोषी। और जंतु क्या है, परपोषी। अब आप देखेंगे ये जो हमने बताया परपोषी स्वपोषी, तो ये पादप को इन दोनों से अलग करता है, क्योंकि कवक परपोषी है, जंतु परपोषी है, पादप स्वपोषी है। तो पादप में विभिन्नता हो गई, लेकिन कवक और जंतु में तो नहीं हुई ना। कवक जंतु तो अभी भी समानताएं पाई जा रही है। यूकैरियोटिक कवक, जंतु यूकैरियोटिक, कवक बहुकोशिकीय, जंतु बहुकोशीय, कवक परपोषी, जंतु परपोषी। अब इसमें कौन सी ऐसी विभिन्नता रह गई जो इसमें अलग अलग इन दोनों को करती है? तो आप देखिएगा, देखिए
कवक परपोषी है और जंतु भी परपोषी है, लेकिन कवक अपना भोजन क्या करते हैं, कवक अपना भोजन का अवशोषण करते हैं। ये इनमें विभिन्नता पाई गई कवक में और जंतु में। कवक क्या करते हैं, अपने भोजन का अवशोषण करते हैं, क्योंकि कवक के लिए भोजन खाने के लिए कोई मुंह नहीं होता, इसलिए वो क्या करते हैं, डायरेक्ट भोजन को अवशोषित कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है, और उसी से फिर वो अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और फिर उनका जो भी है सब जो रिएक्शंस होती है बॉडी, केमिकल रिएक्शंस उनकी बॉडी में वो शिकार होती है, वो अपना भोजन क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। वो मुंह से अपना भोजन, जैसे जिस तरीके से जंतु खाते हैं उस तरीके से वो नहीं खा सकते। जंतु क्या करते हैं, अपना भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। जंतु अपना भोजन खाते हैं, जंतु अपना भोजन खाते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर उससे ग्लूकोज का निर्माण होता है, फिर उससे ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस में उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी से उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सभी वर्क करते हैं। तो इनके भोजन तो यही अवशोषण और अंतर्ग्रहण ग्रहण, इन दोनों को अलग अलग असमानताएं इसमें शो करता है। अब आपके समझ में आया, ये सभी चीजों में असमानताएं हो गई, इसी के आधार पर इन्होंने सबको अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत कर दिया और ये जो हमारी वर्गीकरण पद्धति थी ये सक्सेसफुल रही, ये हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब क्या आप 11 के स्टूडेंट्स हैं, अभी मैं आपको एक कोशिका दे दूं कि इसके बारे में आप बताइए कि कौन से जगत में इसको रखा जाना चाहिए, कौन से जगत का है, जो मैं आपको बताऊं तो उसमें आप बताओ मुझे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप से आप पहले देखेंगे कोशिका को, ठीक है, फिर आप देखेंगे कि यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक। अगर वो प्रोकैरियोटिक होगी तो आप क्या बोलेंगे सीधे सीधे कि भाई ये कौन सा जगत में रखी जाएगी, मोनेरा जगत में, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। फिर मैं आपको एक जीव दे दूं, एक जीव आपको दूं और आपको बोलूं कि इसको बताओ इस जीव को हम कौन से जगत में रखेंगे, तो आप उसको देखेंगे, ठीक है, आप उसको पढ़ेंगे उस जीव को, आप देखेंगे जीव बड़ा है तो बहुकोशिकीय है, ठीक है, जीव बड़ा है तो बहुकोशिकीय है, और उसमें क्या है, उसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जा रही है, ठीक है, बहुकोशिकीय है, यूकैरियोटिक कोशिका उसमें पाई जा रही है। फिर आप देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, वो परपोषी है या स्वपोषी है, वो आप देखेंगे कि वो भोजन क्या कर रहा है, वो भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है, तो आप देखेंगे परपोषी भी है वो। और आप देखेंगे भोजन करने के लिए उसके जो जिस तरीके से हम भोजन करते हैं, हम अपना मुंह से भोजन खाते हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, तो आप उस चीज में देखेंगे कि भोजन किस तरीके से खा रहा है, ये भोजन खा रहा है, ये भोजन का अवशोषण कर रहा है, तो आप देखेंगे भोजन खा रहा है। तो अब आप देखिएगा कि वो जीव जो मैंने आपको दिया वो बहुकोशिकीय भी है, ठीक है, उसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जा रही है, ठीक है, वो परपोषी है और भोजन अंतर्ग्रहण कर रहा है, वो खा रहा है, तो वो किस जगत में रखा जाएगा हमारा, बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। वो रखा जाएगा हमारा जंतु जगत में, ठीक है। अब मैं आपको एक जीव और देती हूँ, ठीक है, आपको मैं देती हूँ, अब आपको बताती हूँ कि आप बताइए तो कौन सी जगत में रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, आप पहले देखेंगे कि कोशिका क्या है, उसमें प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, उसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जा रही है। अब आप देखेंगे वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय, जब आप उसको देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो वो एक कोशिका उसमें नजर आएगी, ये तो भाई एक कोशिकीय जीव है, तो हम क्या करेंगे, उसको सीधे सीधे प्रोटिस्टा में रख देंगे। समझ आ रही है आपके। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन से जगत में रखे जाएंगे, जो मानव शरीर है जो हम कौन से जगत में रखे जाएंगे। देखिए हमारी कौन सी कोशिका पाई जाती है, हमारे अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, ठीक है। हमारा शरीर बहुकोषीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। और तीसरा क्या हमारा लक्षण है, परपोषी, हम परपोषी हैं, हम अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। और चौथा, हम भोजन कैसे करते हैं, अंतर्ग्रहण हम भोजन को करते हैं, हम भोजन खाते हैं। तो हम जो मनुष्य, जो मानव शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है, वो कौन सी जगत में रखी जाएगी, जंतु जगत में रखी जाएगी। हम लोग कौन सी जगत में रखे जाएंगे, जंतु जगत में रखकर ही हमारा जो होता है आगे के हमारे अंदर जो चीजें पाई जाती हैं वो जंतु जगत में पहले हमें वर्गीकृत किया जाता है। जो मानव शरीर आता है वो जंतु जगत में रखा जाता है। क्लियर हुआ आपका, ये पूरा आपका टॉपिक क्लियर हुआ। मैं आपको फिर बताती हूँ कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। अभी आप हेडिंग देखिए, जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो आप हैंड टू हैंड अपने नोटबुक पर नोट कीजिएगा उसको, और इसको पूरे टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा। तो आप हेडिंग डालेंगे 5 जगत वर्गीकरण पद्धति, ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति आप हेडिंग डालेंगे। उसमें आप लिखेंगे कि R.H. व्हिटेकर ने सन 1969 में ये पद्धति हमें दी, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे 5 जगत वर्गीकरण को अधिकांश वैज्ञानिकों ने मान्यता दी है, यानी बहुत से वैज्ञानिकों ने इसको मान्यता दी। उसके बाद आप लिखेंगे कोशिकीय संरचना, पोषण विधि, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय, शारीरिक संरचना को इस वर्गीकरण का मुख्य आधार माना गया, ठीक है।
उसके बाद आप इस पूरे जो भी मैंने आपको बनाया है, ये जो भी आपको मैंने बनाया है, इसको इसी तरीके से आप अपने नोटबुक पे बना लीजिएगा। पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर कवक, फिर पादप, फिर जंतु, और इस तरीके से उसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक के साथ। जब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए, एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।